अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोएट्री सेंटर। आप सुन रहे हैं हिस्ट्री 8th क्लास NBF इंग्लिश मीडियम। द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ द नेशन वाज एन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वार वन। लीग ऑफ द नेशन एक ऐसा इंटरनेशनल यानी कि बैनुल अक़वामी सिफारती ग्रुप था जिसको तामीर किया गया था वर्ल्ड वार वन के बाद। इट वॉज फाउंडेड, ये बना in 1920 as a way to solve disputes between countries before they turn to large wars। ठीक है, ये इसलिए बना था कि ममालिक के दरमियान पहले ही फैसले करा दिए जाएं इससे पहले कि वो जंग की तरफ जाएं। It was designed to be a group of nation to work together to maintain peace in the world। ठीक है, इसे ग्रुप ऑफ नेशन, बहुत सारी कौमों के एक ग्रुप ने मिलकर काम करने के लिए बनाया था कि इसमें दुनिया भर में अमन कायम किया जाए। मकसद इसका जो था अमन कायम करना, पीस इन द वर्ल्ड। द लीग ऑफ नेशन आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय द US प्रेसिडेंट। लीग ऑफ नेशन का आइडिया किसने दिया था, इसकी पेशकश किसने की थी? US के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इन द 14 पॉइंट स्पीच इन जनवरी 1918। 1918 में इन्होंने अपना ये प्रपोज़ल पेश किया था कि एक ऐसी नेशन बनेगी और आज के बाद जंग नहीं होगी। और वर्ल्ड वार वन के बाद ये फैसले हुए और सारे ममालिक इकट्ठे हुए और इन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि ज़रूर एक ऐसी नेशन बननी चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं जो कि आपके लेवल पे उन्होंने बात तो वो दे देते हैं लेकिन फिर उसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं। इसमें से बहुत तवील टॉपिक्स हैं। इसके पीछे ये बात थी कि वर्ल्ड वार वन का ज़िम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आ रही हैं आगे, जैसे है वर्साइल्स 1990 आपको आएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, वर्साइल्स का ट्रीटी क्या था? ये मुआहदा था वर्साइल्स का। वर्साइल्स एक पैलेस था, ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, और फ्रांस जो था ना वो वर्ल्ड वार वन के बाद जर्मनी के बहुत सख्त खिलाफ था। वो उसकी वजह ये थी कि वो फ्रांस उनका नेबर था और फ्रांस ये चाहता था कि उनके इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा है वो, और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड वार वन से पहले जर्मनी बहुत ज़्यादा अकड़ में था और जर्मनी जो है वो ये समझता था कि मैं बहुत बड़ी ताकत हूँ और उनके लोग जो हैं वो बहुत ज़रा मगरूर किस्म के हो चुके थे। और जब वो वर्ल्ड वार वन के बाद हार गए और उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई, उनके लोग सड़कों पर आ गए और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, बहुत ज़्यादा बर्बादी मची, तो उसके बाद उनके लोगों ने, उनके दिलों में ना नफ़रत सी बैठ गई। ठीक है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि हमारा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर एक जो सुपीरियर होने का थोड़ा सा उनके अंदर जो एलिमेंट था वो भी मुतासिर हुआ उनका। उस पर ये हुआ कि इनको बुला करना, तो ये लीग ऑफ नेशन जो थी ये तो बहुत जल्दी फेल हो गई थी, ठीक, क्योंकि ये सही काम कर नहीं सकी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े ममालिक ने इसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया। उन्होंने, सब लोगों ने इसका आइडिया मतलब शुरू तो कर लिया, इसके ऊपर काम शुरू तो हो गया, ये बना तो दी गई, लेकिन इसको सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये फेल हो गई। तो नेक्स्ट पेज है 42 और इसके ऊपर हम आ जाएंगे। वाई डिड द लीग ऑफ नेशन फेल? इट हैज़ नॉट ट्रूप्स ऑफ इट्स ओवन। इसके अपने जो ट्रूप्स थे वो नहीं थे। ठीक है, इट टुक लॉन्गर टाइम टू टेक डिसीजन, बहुत लंबा वक्त लेती थी डिसीजन लेने में। इट हैड नो पावर टू इन्फोर्स इट्स अथॉरिटी। ठीक है, इसके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है, अपनी अथॉरिटी शो कराने के लिए। ठीक है, यानी इदारा तो कायम कर दिया गया लेकिन तवज्जो किसी ने नहीं दी उसकी तरफ। इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर। मैंने आपको बताया था ना कि बड़े बड़े ममालिक ने तो खैर से उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया जिन्हें लेना चाहिए था। ठीक है, अच्छी तजवीज़ थी कि अमन कायम होना चाहिए था, लेकिन मतलब बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था अंदर से मामलात कुछ और थे। It was extremely criticized for its failure to take action when larger countries invaded smaller countries। मकसद क्या था? अमन कायम करना। तो जब बड़े ममालिक ने इसके होते हुए भी छोटे ममालिक पर कब्जा कर लिया, यानी जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने किया, तो फिर ये फेल हो गई लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये चंद बातें लिखी हुई हैं, मैंने बताया ये बहुत तवील टॉपिक्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 8th क्लास से तो उन्होंने ये इतना ही दिया हुआ है। फिर
प्रेसिडेंट विल्सन्स के 14 पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार 1 के बारे में मशहूर हैं, ठीक है। इसमें ओपन डिप्लोमेसी, ठीक है, तो डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? डिप्लोमेसी से मुराद ये है कि ऐसा रवैया रखना जिसमें मामलात को सेटल किया जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। यानी कहा यही गया था कि भाई आपस में ज़रा ना मामला फहमी से चलेंगे, ठीक है, एकदम भड़क के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नहीं चलना, कोशिश करें कि आपस में ट्रेडिंग वगैरह के मामला जो हैं वो आराम से तय पा जाएं। फ्रीडम ऑफ द सीज़ यानी कि डिप्लोमेसी पे काम होगा बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे के डिप्लोमेट वो जो नुमाइंदे होते हैं ना वो एक दूसरे ममालिक में भेजे जाएंगे जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और वो आपस में ताल्लुकात को सही करने की कोशिश करेंगे। फ्रीडम ऑफ द सीज़ यानी समुंदर जो हैं उनकी आज़ादी, यानी उन पर ट्रेड वगैरह की, और सब लोग आपस में ट्रेड की तरफ तवज्जो देंगे क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बहरान आ गया था, ठीक है। मैंने बताया ना कि इकोनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, और वो लोग कौन से, जो कि इन ख़ास तौर पे मुतासरा ममालिक जो कि इन जंगों में शरीक हुए थे उनके लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए थे, और इन लोगों के मुतासर होने की वजह से बाकी दुनिया भी मुतासर हो गई थी, ठीक है। रिमूवल ऑफ द इकोनॉमिक बैरियर्स, ठीक है। इकोनॉमिक बैरियर्स इक़्तिसादी रुकावटें, यानी कि माशरे की तरक्की में और पैसे कमाने में और कारोबार के सिलसिले में जो चीज़ें बेहतरी कर सकती हैं इसकी, ठीक है, उसको आगे लाना और इसकी रुकावटों को दूर करना, ठीक है। इकोनॉमिक बैरियर से मुराद इक़्तिसादी रुकावटें दूर करना, ठीक है, इनका ख़ात्मा करना। रिडक्शन ऑफ वेपन्स की हथियार का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है, और वेपन्स की जो कमी है इसको मतलब कि इसके इस्तेमाल का कम करना है, यानी कि जैसे कि वो उस दौर में एक रिवाज था, बन गया था कि जो ही ज़रा सी किसी ने खिलाफ तवक्को बात की तो उसे मार दिया जाता था, ठीक है। जो भी इनकी उस वक्त के ज़रूरियात थी उसके हिसाब से इन्होंने ये पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ द कॉलोनियल क्लेम्स, ठीक है। कॉलोनियल क्लेम्स कौन से थे? नौबादियाती जो मसाइल पैदा हो गए थे, नौबादियाती निज़ाम बना तो दिया गया था, उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए थे, उसकी एडजस्टमेंट करवानी, ठीक है। एवैक्यूएशन ऑफ कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज ऑफ इन रशिया, ठीक है, रशिया के जो फतह किए हुए इलाके थे, ठीक है, उनका इनखला, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ बेल्जियन सॉवरेनिटी, यूरोप में है ये बेल्जियम, ठीक है, तो बेल्जियम की खुद मुख्तारी को बचाना, ठीक है, क्योंकि बेल्जियम इन्हें बहुत अजीज़ था, तो ये बेल्जियम को मतलब कि बहाल रखना चाहते थे, उसकी हिफाजत के लिए इन्होंने इंतज़ामात का कहा, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी, ठीक है, फ्रांसीसी जो इलाके हैं उनको बचाना, उनकी बहाली, उनको वापस नए सिरे से आबाद करना, ठीक है। रीड्राइंग ऑफ इटालियन बॉर्डर्स जो है ना, इटली के बॉर्डर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए, ठीक है। इसके अलावा इटली से बहुत सारे वादे भी किए गए थे कि हम आपको ये इलाके देंगे, हम आपको मतलब कि तरक्की में मदद करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी कि उस वक्त के हिसाब थे। मैंने आपको बताया ना काफ़ी तवील के टॉपिक है, तो इसमें मतलब शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इटली से जो वादे किए गए थे वो खैर पूरे तो नहीं हुए बाद में, और इटली बाद में इनके ख़िलाफ़ भी हो गया था, तो लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ पे जो बता रहे हैं वो यही है कि इनको कहा गया था कि खाकाकारी यानी कि रीड्राइंग होगी किसकी, इटालियन बॉर्डर्स की। डिवीजन ऑफ द ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर जो है ना इसकी डिवीजन की जाएगी। फिर रीड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स इन द बाल्कन्स बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसको बहुत सारे सीज लगते थे, ठीक है, तो इनको दोबारा से रीड्रॉ किया जाएगा। लिमिटेशन ऑन द ऑटमैन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत जो है ना उसको लिमिटेशंस उस पर कायम की जाएंगी कि वो ज़रा लिमिट्स में रहें अपनी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पोलैंड, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद पोलैंड की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, उस पर काम किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ नेशन, ठीक है, तो नेशन एक एसोसिएशन को मिलाकर मतलब तश्कील दी जाएगी। कहने का मकसद है कि एक नई जमात बनाई जाएगी जो कि अमन कायम करेगी। कोलैप्स ऑफ द लीग ऑफ द नेशन का मतलब है
नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका मतलब है कि लीग ऑफ नेशन का खात्मा कैसे हुआ। ड्यू टू द वीकनेस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द लीग ऑफ द नेशन। बहुत सारे ममालिक ने तो इसकी अथॉरिटी ताकत को कबूल ही नहीं किया। मैंने आपको बताया ना कि कायम तो कर तो दी गई थी, लेकिन जिस तरह राज़ी नहीं होते दिल से। उसकी वजह क्या थी? लोगों का बेपनाह नुकसान। जाहिर सी बात है, जब खाने को ना हो, भूख हो बहुत ज़्यादा, तो कहाँ लोग इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। अवाम के अंदर एक बगावत का जज्बा पैदा हो गया था, और उसमें और भी बहुत से मुहर्रिक कार फरमा थे जो कि आगे आएंगे, ठीक है, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। जिनमें से हिटलर एक बहुत बड़ा कॉज था वर्ल्ड वार 2 का, ठीक है। तो फिर लीग ऑफ नेशन इन वजूहत, सबसे बड़ी वजह जो लीग ऑफ नेशन की बनी थी उनमें एक वजह ये थी कि 1930 में ना, जब जापान ने इन्वेडेड मंचूरिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना में मंचूरिया के ऊपर जापान ने हमला कर दिया था और जापान को इस पर मजबूर किया गया था, ठीक है। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे। एंड इटली इन्वेडेड अबाइजीनिया, इथोपिया, ठीक है। और इटली ने अबाइजीनिया यानी कि इथोपिया पर हमला कर दिया था। ये 2 हमले थे बहुत बड़े, ठीक है। दी वर्ल्ड वार 2, ठीक है, असल टॉपिक हमारा अब शुरू होता है, लेकिन ये भी लेस इम्पॉर्टेंट नहीं था, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैं ये एक साइड पे बॉक्स रह गया, डू यू नो इवन तो द लीग ऑफ नेशन वॉज द आइडिया ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट विल्सन। ये बहुत बड़ा वाक़या है इसके पीछे, लेकिन ये इन्होंने बस एक शॉर्ट से आपको बॉक्स में ज़रा सा बताया हुआ है। और वो ये बात है कि जो यूएस था ना, यूएस ने खुद हिस्सा नहीं लिया था इसमें, ठीक है, लीग ऑफ नेशन में। हालांकि आइडिया यूएस के प्रेसिडेंट का था, लेकिन उन्होंने भी इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, बिकॉज द यूएस कांग्रेस हैड नॉट अप्रूव द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का मैंने अभी आपको बताया था कि ये वर्साइल्स का मुआहदा था। इस मुआहदे में जो बातें हुई थी उनका मकसद था जर्मनी को ना पे करना पड़ा था। इसके नतीजे में जर्मनी पर जुर्माना हुआ था, ठीक है, और जर्मनी बहुत शर्मिंदगी जर्मन कौम को उठानी पड़ी थी। उनके ऊपर सारा वर्ल्ड वार 1 का सारा वो जो इसे कहते हैं ना मुद्दा डाला गया था कि भी आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो लिहाजा अब आपको इसका फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जिसमें फ्रांस सबसे आगे था, ठीक है। तो जर्मनी ने भी इसको अपनी बेइज्जती समझा था, जर्मन कौम ने, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी कौम भड़क उठी थी। और फिर बाद के वाक़यात आएंगे आगे कि वो फिर वर्ल्ड वार 2 क्यों हुई, ठीक है। तो दूसरी बात ये थी कि अमेरिका में एक आइसोलेशनिस्ट जो है ना वो नेशन बनी थी। लीग ऑफ नेशन को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ये एक ग्रुप था। बल्कि बेसिकली ये आइसोलेशनिस्ट ग्रुप क्या था कि ये कह रहे थे, डाइवर्स ग्रुप था ये, ठीक है। और ये क्या कहते थे कि हम लोग जो है ना, हम किसी भी किस्म के ना किसी दूसरे ममालिक के मामलात में दखल नहीं देंगे, ठीक है। नॉन इन्वॉल्वमेंट थी इनकी यूरोपियन और एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स में। इनका आपस में एक मुआहदा हुआ था, वो कह रहे थे कि हम एशियन और यूरोपियन ममालिक में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फिर आगे चलते हैं। अब द लीग ऑफ नेशन कुडेंट फुलफिल द मिशन ऑफ द पीस इट हैड। वर्ल्ड वार 2 पे हम आ गए हैं, पेज नंबर 42 है। लीग ऑफ नेशन जो है ना कुड नॉट फुलफिल द मिशन ऑफ द पीस इट हैड प्रॉमिस्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार 1। जैसा कि बात से जाहिर हो रहा है कि ये उम्मीदों पे पूरी नहीं उतर सकी थी लीग ऑफ नेशन, जिसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट्स जो थे ना वो बिल्कुल भी कंट्रीज़ के इसमें नहीं थे। कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था इसको आगे बढ़ने देने में, मदद में, और कोई ख़ास इसका रोल नहीं था। द रिज़ल्ट ऑफ इट्स फेलियर इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसकी नाकामी का कि जो है ना वो क्या किस तनाज़े का बाइस बनी वर्ल्ड वार 2 का। वर्ल्ड वार 2 डिवास्टेटेड द वर्ल्ड फॉर 6 years बिटवीन। वर्ल्ड वार 2 जो है उसने तबाही मचाई 6 साल तक। 3 सितंबर 1939 यानी 1939 से लेकर सितंबर 2 1945 तक दी वॉर वाज फाउट बिटवीन द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स जो थी बिल्कुल जैसे आप पीछे पढ़ते आ रहे थे कि सेंट्रल पावर्स थी और अलाइड पावर्स थी, इसी तरह से आगे अब ये वर्ल्ड वार 2 में जो है ना
एक्सिस पावर्स में तब्दील हो गए और द अलाइड पावर। ठीक है, ये पूरा ग्रीन कलर का बॉक्स 43 पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये सारा डिटेल से बताया हुआ है कि कौन से ममालिक किस साइड पे थे और कौन से उस साइड पर थे। ठीक है, ये क्लियरली आपको पता लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक्सिस पावर्स एंड देयर अलाइज, एक्सिस पावर और उनके अलाइज। अलाइज मैंने आपको बताया था इत्तेहादियों को कहते हैं। लेड बाय, जिनको लीड कर रहा था जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान मिले हुए थे आपस में। ठीक है, एंड द अलाइड पावर्स एंड देयर अलाइज लेड बाय ग्रेट अलाइड पावर दूसरी तरफ थी। उनको कौन लीड कर रहा था? ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया था, फ्रांस था और रशिया था। रशिया, फ्रांस और बरतानिया जो थे ना, वो जर्मनी के सख्त खिलाफ थे। और इसी में फिर इटली जर्मनी के साथ इसलिए मिला था क्योंकि इटली के साथ मैंने आपको बताया था जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। सेम केस जो स्ट्रॉन्ग इनके सामने ममालिक थे वो उनके साथ इनकी दुश्मनी थी। जर्मनी मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग था वर्ल्ड वार 1 से पहले। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 1 वाज फाउट ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है, वो तो नेशनलिज्म बेस पे, वो मैंने आपको बताया था कि कत्ल हो गया था उसका शहजादे का जिसने आने वाले वक्तों में बादशाह बनना था। ठीक है, तो क्या हुआ था, हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन यूरोप। यूरोप पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला वर्ल्ड वार 1 ने। वर्ल्ड वार 2 वाज फाउट अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वार 2 जो है वो दुनिया भर में लड़ी गई ड्यू टू द क्लैश ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, सियासी तौर पे इनके जो अकायद थे उनकी वजह से वर्ल्ड वार 2 जो है ना वो हुई थी। द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, कॉमनली नॉन एज द नाजी पार्टी। हाँ जी, ये भी सुन ले, नाजी पार्टी क्या है? ये एक टर्म है, ये एक पार्टी थी जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ थी। ठीक है, केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, 1933 में जर्मनी में ये इसने ताकत पकड़ ली अंडर द लीडरशिप ऑफ द अडोल्फ हिटलर। जी, अब हिटलर आ गया यहाँ पे। हिटलर बहुत मशहूर शख्सियत है, आपने अक्सर सुना होगा। लोग किसी को कोई बहुत सख्त तरीन शख्स का ताना दें या मिसाल दें तो वो हिटलर की मिसाल देते हैं। ठीक है, कोई ख़ास शख्स नहीं था, लेकिन इसमें एक कमाल था कि ये लोगों की ब्रेन वॉशिंग करने में बहुत माहिर था। हिटलर ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर करके उन्हें ये यकीन दिला दिया, ख़ास तौर पे जर्मनी के लोग जो कि डिसहार्ट हुए थे वो हिटलर की बातों में आ गए। ठीक है, और उनके साथी मैंने बताया कि इटालियंस जो हैं वो भी उनके साथ मिल गए क्योंकि वो भी डिसहार्ट थे जंग के बाद। तो इसने बहुत मकारी और होशियारी से सब लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। इवन कि इसके बारे में मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता लगा कि ये बहुत सारी गलत चीज़ों को भी सही लोगों के आगे साबित कर देता, तो लोग मान लेते थे इसकी बात। ठीक है, इतना इसको कमाल हासिल था लोगों के जहन बनाने में। ये चीज़ को आप समझिए कि ये बहुत सारे लोगों में ये गुण मौजूद होता है, वही लीडर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसकी हिस्ट्री पढ़ के पता लगेगा। ज़रूर इसकी हिस्ट्री रिसर्च कीजिए अगर मौका मिले तो, या फिर अपने टीचर से पूछिए। हिटलर प्रॉमिस जर्मन दैट ही वुड रिस्टोर द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द कंट्री इन ऑल फील्ड्स। मैंने कहा ना आपको कि उसने इतने पक्के वादे किए कि मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। अंडर हिम जर्मनी स्टार्टेड आर्मिंग इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल ट्रीटीज एंड इवन annexed some neighboring countries such as Austria and Czechoslovakia in 1938. Between 1936 and 1938, Britain and France used diplomacy against Germany. ठीक है, to resolve issues without a war. जी, बरतानिया और फ्रांस ने ना डिप्लोमेसी की थी जर्मनी के खिलाफ कि हम तो मसले हल करेंगे बगैर जंग के। व्हेन द जर्मन आर्म फोर्सेस इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1938, जबकि जर्मन आर्मी ने ना हमला कर दिया था पोलैंड के ऊपर सितंबर 1939 में। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग कर दी। ठीक है, जंग का ऐलान जंग कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक लाइन यहाँ पे रह गई थी कि जर्मनी स्टार्टेड आर्मिंग इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल ट्रीटीज एंड इवन। अच्छा, जर्मनी ने क्या किया था कि अंदर खाने ना उसने दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ ना जंग की तैयारी शुरू कर दी थी और अपनी फ़ौज तैयार करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, गुस्सा था उस कौम में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया है।
मेजर काजेस ऑफ द वर्ल्ड वार टू, वायलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बाय जर्मनी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक मुआहिदा हुआ था, लेकिन ये मुआहिदा जो है ना, इसमें जर्मनी को बुरे तरीके से तमाम ममालिक की तरफ से शर्मिंदा किया गया था और उनको जुर्माना भी भरना पड़ा था। और फ्रांस उनसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो मांग रहा था रकम, ठीक है, वो सरमाया मांग रहा था कि भाई आपकी वजह से हमें भी नुकसान पहुंचाए। राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर एज द लीडर ऑफ जर्मनी। इसमें सबसे बड़ी मुसीबत तो ये हुई थी कि हिटलर जो है वो जर्मनी में एक लीडर के तौर पे उभर के सामने आ गया था। जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना एंड कोरिया, ठीक है, जापान ने जो कोरिया और चाइना के ऊपर हमले किए, ठीक है। मिलिट्रिज्म और जर्मनी, जापान एंड इटली, ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, इनका जो वो अस्करी इत्तेहाद था, ठीक है। अल्ट्रा नेशनलिज्म इन जर्मनी, ठीक है, इटली एंड जापान। अल्ट्रा नेशनलिज्म ये ना असल में इनमें तरह तरह की वो तहरीकें चल पड़ी थी। मैंने बताया ना आपको कि ये गलत टर्मिनोलॉजीज़ को भी सही मान लेते थे, ये किसी भी चीज़ पे यकीन कर लेते थे जो कुछ इनको हिटलर और उसकी जमातें और उस वक्त के लोग कहते थे, क्योंकि ये कौमें डिसहार्ट हो चुकी थी, इन्होंने अपनी इंसल्ट फील की थी और इकोनॉमिकली सब तरफ बहरान आया था, ठीक है। सॉफ्ट एटीट्यूड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस टूवर्ड्स जर्मन एग्रेशन, ठीक है। जर्मनों का गुस्सा जो था ना, उसके लिए ना बरतानिया और फ्रांस जो है उनका सॉफ्ट एटीट्यूड था, यानी वो पर उनको लाइट लेते थे। अनस्टेबल गवर्नमेंट्स ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ये मैंने तो आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट्स जो थी ना वो स्टेबल नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से लोगों में दुख, गुस्सा, और जाहिर सी बात है खाने को ना मिले तो फिर जाहिर बात है कि उन्होंने आगे से एहतजाज तो करना था, तो जो भी उनको रास्ता दिखाता था वो उसके पीछे चल पड़ते थे, ठीक है, और गलत चीज़ों को भी सही मानने लगे थे उस दौर में। डू यू नो, यानी सब कुछ गड़बड़ हो गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1990, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में आपने याद रखना है कि ये 1919 में हुआ था। वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज कहते हैं ना मुआहिदों को, एवर साइंड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में साइन होने वाला इम्पॉर्टेंट तरीन ये जो मुआहिदा था। फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ जितनी मुझे पता थी, बाकी अगर आप चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। मेन कंटेंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वार टू, ये रहे इसके मेन कंटेंडर्स, द अलाइड पावर्स। मेन कंटेंडर्स ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट। अदर कंटेंडर्स इनके साथ कौन कौन से शामिल थे? ये होते हैं वो हामी जो उस साइड पे होते हैं। दो पार्टीज बन गई ना, कुछ लोग इस तरफ हो, कुछ कंट्रीज इस तरफ हो गए, कुछ कंट्रीज इस तरफ हो गए, ठीक है। तो अलाइड पावर्स ज़्यादा थी, चाइना, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीक, ठीक है, नॉर्वे, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। फिर दूसरी तरफ आ जाएं, एक्सिस पावर्स, मेन कंटेंडर्स जर्मनी, इटली, जापान, और इसमें अदर कंटेंडर्स में आ जाते हैं बल्गारिया, फिनलैंड, हंगरी, रोमानिया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सिस पावर्स, मैंने आपको बताया कि ये इस तरह हुआ था कि दो पार्टीज बन जाया करती थी, दोनों जंगों में आपने ये चीज़ देखी थी। एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स भी इसके आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट भी अपलोड कर दूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।